सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द सिलेक्शन पॉइंट। तो आज हम लोग यूपी स्पेशल पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 2 में भी वैसा ही रहेगा जैसा कि पार्ट 1 में रहा था। वहीं से जो टॉपिक बचे हुए थे उनको पार्ट 2 में कवर करेंगे। 2 वीडियो और रहेंगे जो आपको कल मिलेंगे और उन दोनों वीडियो में ये सारा कुछ कवर हो जाएगा। आज वाला वीडियो जो ये रिकॉर्ड हो रहा है ये आपको मॉर्निंग में मिलेगा। बाय द वे इसे मैं नाइट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपको मॉर्निंग में मिलेगा और दूसरा कल इवनिंग तक मिल जाएगा। सो कल ही हम लोग यूपी का जितना भी है उसको कवर कर लेंगे और यूपी का जैसे ही कंप्लीट होता है उसके तुरंत बाद हम लोग सुपर टेट की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो सुपर टेट की क्लासेस में आप हमें बताएंगे कमेंट करके, अगर आप तक वीडियो पहुंच रहा है, कि कौन सा जो टॉपिक है वो आप पहले करना चाहते हैं, मतलब किस सब्जेक्ट को आप पहले कवर करना चाहते हैं। उतना पढ़ेंगे जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। किसी भी टॉपिक को बहुत ज़्यादा खींचा नहीं जाएगा, जितना ज़्यादा कवर कर सकते हैं उतना ज़्यादा कवर करेंगे और क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, जो हमारे फर्स्ट स्लाइड ओपन हुई है, इसमें 1857 की क्रांति को डिस्कस किया गया है। ये बता रहे हैं कि 1857 की क्रांति में क्या क्या हुआ था। यूपी का मैप लगा हुआ है साइड में, आप मैप पर नजरें बनाकर रखिए अपनी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। लिखा 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। आप सभी को पता है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला 1857 के दौरान कानपुर का पेशवा किसे घोषित किया गया था? तो कानपुर को पेशवा किसे? नाना साहब को घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से प्रयागराज कब बनी? ये पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो आगरा से एक बार प्रयागराज मतलब इलाहाबाद बनाई गई थी। तो वो कब बनाई गई थी? तो 1858 में इसको बनाया गया था। ये जो क्रांति के केंद्र थे यहाँ लिखे हुए हैं, ये सारे यूपी के केंद्र हैं, ठीक है ना। जैसे लखनऊ तो बेगम हजरत महल, कानपुर नाना साहब हो जाएगा, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, प्रयागराज लियाकत अली, अयोध्या मौलवी अहमदुल्लाह कालपी तात्या टोपे, मथुरा देवी सिंह और मेरठ कदम सिंह। देखिए मेरठ इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है कि लखनऊ से, कानपुर से, झांसी से, प्रयागराज से ये सारे के सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको आपको लर्न करना होगा। अगला है किसके द्वारा अलीगढ़ में 1857 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसका वर्तमान नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रखा गया है? सर सैयद अहमद खां द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस शहर में अस्थायी सरकार, देखो बलिया में बनाई गई थी अस्थायी सरकार, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? चित्तू पांडे। और अगर पूछा जाए कि बलिया में दिया किसको गया था, क्रांतिकारी कौन उसको लीड कर रहा था, तो भी उत्तर चित्तू पांडे हो जाएगा। अगला है क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA बोलते हैं इसको, का गठन कहाँ किया गया था? तो इसका गठन कानपुर में किया गया था। सेनापति कौन बनाया गया था? चंद्रशेखर आजाद को बनाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रयागराज में JL नेहरू ने किसके सहयोग से करबंदी आंदोलन चलाया था? जयप्रकाश नारायण और शास्त्री जी के सहयोग से चलाया था। ओके, सारे 1 to 1 फैक्ट क्वेश्चन है, फटाफट करिए। सीधा क्वेश्चन के बाद सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर जाएंगे टॉपिक के बाद। अगला है किसके प्रयासों से 1916 में वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो महामदन मोहन मालवीय के प्रयासों से हुई थी। 1861 में किसने आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी? शिवदयाल साहब ने की थी। अगला है काकोरी षड्यंत्र केस कहाँ हुआ था? तो काकोरी षड्यंत्र केस की अगर बात करें तो 1925 में, ठीक है ना। काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1925 में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? बलिया में की गई थी, ठीक है। अगला है चौरी चौरा नामक स्थान उत्तर प्रदेश में किस जिले में पड़ता है? गोरखपुर में पड़ता है। 4 फरवरी वाली घटना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चौरी चौरा 4 फरवरी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम कहाँ के जिला कलेक्टर हुआ करते थे? तो वो इटावा के हुआ करते थे। अगला है उत्तर प्रदेश के किस शहर के अधिवेश में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू को बनाया गया था? तो इनको कानपुर के नेतृत्व में बनाया गया था, जब कानपुर में हुआ था। चौरी चौरा घटना कब कहाँ घटी थी? 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुई थी। मैंने आपको बताया ना, गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर थे। 25 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया था। अगला है कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? साम्यवादी आंदोलन। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। मंगल पांडे किस छावनी में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं रेजिमेंट में सिपाही थे? बैरकपुर की छावनी हुआ करती थी। पूछा जाता है पेपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, मार्क कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला है
ये फैक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अगला है, प्रयागराज के समीप किस पार्क में चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश पुलिस कप्तान नॉट बाबर और पुलिस दल से संघर्ष करते हुए 23 फरवरी 1931 को शहीद हो गए थे? अल्फ्रेड पार्क, ठीक है ना, जिसका नाम बदलकर भी चंद्रशेखर आजाद पार्क रख दिया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में बंद किया गया था? नैनी जेल में बंद किया गया था। कहाँ है? प्रयागराज पड़ता है, आपको पता है ना, यहाँ से टाइमलाइन गुजरी हुई है। उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश कब पड़ा? आपको पता है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अब आती है बात क्वेश्चंस की। देखिए सारे आप जितने भी क्वेश्चंस बन रहे थे वो पीछे करके आए हुए हैं, मतलब जितने भी फैक्ट्स थे वो मैंने ऑलरेडी आपको पीछे बता दिए हैं। अब आपको करने हैं क्वेश्चंस, तो फास्ट ट्रैक मोड में क्वेश्चंस करेंगे। पहला है, अंग्रेजी सेनापति ह्यूरोज को उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में क्रांति के दमन का कार्य सौंपा गया था? तो यहाँ देखिए लिखा है अवध, कानपुर, बुंदेलखंड और बनारस। तो जो ह्यूरोज था उसे बुंदेलखंड का एरिया सौंपा गया था, ठीक है ना। अगला है, पूर्वी उत्तर प्रदेश अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश मतलब बिहार वाला एरिया आ जाएगा, तो कुंवर सिंह आंसर हो जाएगा। कुंवर सिंह ने अंग्रेज कर्नल मिलमैन को कब परास्त किया था? तो इन्होंने 26 मार्च 1858 को परास्त किया था। इंपॉर्टेंट नहीं है, डिटेल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती हैं, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट होंगे उन्हें मार्क करा दिया जाएगा। कानपुर में 1857 में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर का नेतृत्व अभी आप पीछे पढ़कर आए हैं, कानपुर में किसने किया था? कानपुर में नेतृत्व किया था नाना साहब ने। अगला है, लखनऊ में 1857 में क्रांति का संचालन किसने किया था? तो ये लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में बेगम हजरत महल हुआ करती थी, है ना। ओके। अगला है, उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आयोजन कब, मतलब प्रारंभ कब हुआ था? तो आपको पता है ना, स्वतंत्रता संग्राम की पहली घटना 10 में 1857 को हुई थी। सन 1857 में अवध में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसकी सहायता से दबाया गया था? तो कह रहा किसने दबाने में मदद की थी, ठीक है ना, तो गोरखा ने दबाने में मदद की थी। अगला, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अवध में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अवध की बात कर रहा है, कहा गया अवध, अवध की बात कर रहा है, तो अवध में बेगम हजरत महल, ठीक है ना। अगला है, प्रदेश में झांसी के किले पर अंग्रेजों का अधिकार कब हो गया था? तो झांसी के किले पर 5 अप्रैल 1858 को अधिकार हो गया था। अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब चला गया? अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब चला गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 सितंबर 1857। डिटेल्स आप छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नहीं है कि आप डेटेड के पीछे पढ़ो, नहीं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं बस वो याद रखनी होती हैं, सारी डिटेल याद नहीं करनी होती हैं। अगला है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के समीप स्थित चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ? 4 फरवरी 1922, याद रखेंगे, ठीक है ना। 25 पुलिसकर्मी जला दिए गए थे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 25 पुलिसकर्मी जला दिए गए थे। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? तो किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने किस जगह पर क्रांति का संचालन किया था? तो 1857 की अगर बात करें तो तात्या टोपे ने किया था, वैसे तो कालपी होगा इसका उत्तर, क्या हो जाएगा? कालपी। एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक, ठीक है, कालपी, ओके ठीक है ना, तो ये रहा कालपी, ये रहा। अगला है, बरेली में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? तो बरेली के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? बरेली में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? तो कालपी हो जाएगा, बरेली तात्या टोपे फिर हो जाएगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली पूछी जा रही है। जन्मस्थली से आपको पता ही है इनके क्वेश्चन बन ही जाता है, ठीक है ना, वाराणसी हो जाएगा इसका उत्तर, क्या हो जाएगा? वाराणसी। 1 नवंबर 1858 को महारानी घोषणा पत्र को प्रयागराज में किसने पढ़कर सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। अगला है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो कानपुर में जो षड्यंत्र हुआ था वो किसके आंदोलन के था? असहयोग आंदोलन के खिलाफ था, ठीक है। अवध के किस नवाब ने वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ संधि की? थोड़ा सा ब्लर हो गया है, मैं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन अगर नोट करना चाहे आप नोट कर सकते हैं। अवध के किस नवाब ने वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ संधि की थी? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ संधि की थी सुजाउद्दौला ने। अगला है, अवध का प्रथम नवाब कौन था? तो अवध का जो पहला नवाब था वो था शादत खां। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन हुआ करता था? तो लॉर्ड कैनिंग, अभी आपने पढ़ा, पढ़कर सुनाया था। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी? तो पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन हुआ करती थी? तो बताएंगे इसका, सरोजनी नायडू। अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत के किसानों ने गैर कानूनी
उगाही के विरुद्ध कर दिया हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अवध। कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किस स्थान पर किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रयागराज। ठीक है ना। काकोरी ट्रेन डकैती की घटना, देखिए इसका नाम भी बदल दिया गया है। ठीक है ना, इसका नाम बदल दिया गया है, ध्यान रखिएगा। काकोरी ट्रेन डकैती की घटना कब हुई थी? तो काकोरी ट्रेन की घटना कब हुई थी? 9 अगस्त 1925। ठीक 17 साल बाद क्या हुआ था? बताइएगा जरा कमेंट करके कि इसके ठीक 17 साल बाद, मतलब आज है 1925, तो 25, हाँ तो हो जाएगा 35 और 7 42। तो ठीक 9 अगस्त 1942 को कौन सी घटना हुई थी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जाके। अगला है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी? बलिया में की गई थी, आपको पता होगा इसका आंसर। ठीक है ना। चित्तू पांडे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सेनापति कौन चुने गए थे? तो भगत सिंह चुने गए थे। अगला है कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में कब हुआ था? लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। प्रयागराज में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? तो मौलवी लियाकत अली, प्रयागराज में। बाबा रामचंद्र ने किसानों का संगठन किया था, कहाँ किया था? अवध में किया था ना, अभी पढ़ा था ना किसान आंदोलन। अवध पर कुशासन के आधार पर कब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया? कह रहा है अवध का विलय कब किया गया? अवध का विलय किया गया था 1856 में। अगला है चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हो गए थे? अल्फ्रेड पार्क कहाँ है? बताइए जरा। अब अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया के किस कांग्रेसी नेता के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना की थी? चित्तू पांडे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? अभी थोड़ी देर पहले पढ़कर आया, लखनऊ में हुआ था। प्रयागराज में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? तो प्रयागराज में कौन था? मौलवी लियाकत अली। अगला है निम्नलिखित में से किसे शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है? तो शेरे बलिया के नाम से उसे ही जाना जाएगा, चित्तू पांडे को, जी को। अगला है भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसी है। उत्तर प्रदेश भारत के किस भाग में अवस्थित है? तो सबसे पहले इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर मध्य में। ठीक है ना। कह रहा है कि भारत में अगर ऐसे मैप बनाया जाए ना, ऐसे करके भारत का अगर आप थोड़ा सा ऐसे करके देखो तो कह रहा है यहाँ उत्तर प्रदेश किस जगह पर आता है? तो यहाँ पे आता है ना, ये तो ये हो जाएगा उत्तर मध्य में। ठीक है ना। ऊपर की तरफ भी है, देखो बीच में भी है। उत्तर प्रदेश किन अक्षांशों और देशांतरों के मध्य है? तो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश, 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? अभी पढ़ा था हम लोगों ने, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? 3 में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश की लंबाई चौड़ाई कितनी है? उसी दिन हम लोगों ने पढ़ा था ना, ऐसे करके, ये मैंने पढ़ाया था आपको ऐसे करके। ठीक है ना। 650 240, 650 240 हो जाएगी लंबाई चौड़ाई। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है। बीहड़ों का निर्माण किन नदियों के किनारे हुआ है? चंबल। ठीक है ना, चंबल बीहड़ों का, चंबल और यमुना। उत्तर प्रदेश का विशाल मैदानी क्षेत्र किन दो नदियों के मध्य है? यमुना और गंडक के मध्य है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में, उत्तर व दक्षिण में क्रमशः किस पर्वत श्रेणी का विस्तार है? शिवालिक और विंध्य। ठीक है, उत्तर प्रदेश के शिवालिक और विंध्य का विस्तार है। उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूखंड का एक भाग है? तो गोंडवाना लैंड का भाग है। गंगा यमुना मैदान में प्राचीन कांप निक्षेपों को क्या कहा जाता है? बांगर कहते हैं। गंगा यमुना जो प्राचीन कांप है, प्राचीन जो मिट्टी है उसे क्या कहते हैं? बांगर। नवीन को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। दोनों को आप पढ़ाया हुआ है क्लास में। बुंदेलखंड पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर है, नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना। तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होती है? समतल, नम एवं दलदली होती है। आप लोग रहते हैं, बता सकते हैं। अब बात करते हैं इनके क्वेश्चंस की। जो क्वेश्चंस आपने अभी भी पढ़ा है, बस वहीं से 2-4 क्वेश्चंस हैं, ठीक ठीक उत्तर देने हैं आपको। आई होप सभी लोग बढ़िया से उत्तर देंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूखंड का हिस्सा है? तो जब ऐसे पूछा जाए तो बता दीजिएगा गोंडवाना का है। उत्तर प्रदेश में भावर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? तो भावर की तंग पट्टी पाई जाती है तराई क्षेत्र में। ठीक है ना, भावर। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन अक्षांशों और देशांतरों के मध्य स्थित है? अभी पढ़कर आए हैं आप, अभी बिल्कुल पढ़कर आए हैं। 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश, 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी से देशांतर से 84-39 पूर्वी देशांतर। पहला ऑप्शन ठीक है, नहीं पता है राइट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है। ठीक है,
तो आपको ठीक ठीक आंसर बता देते हैं, इसे कर लीजिए। आगरा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर रटा होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो पठारी भूभाग क्या कहलाता है? बुंदेलखंड कहलाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीन शैलों से निर्मित है? तो कौन सा निर्मित है? हो जाएगा बुंदेलखंड निर्मित है। सुमेलित कीजिए, छठे के आपको आंसर्स मिलाने हैं, फटाफट जल्दी से देखिए क्या है। बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र, ये हो जाएगा कांस नामक घास। बघेलखंड का पठारी क्षेत्र, मिर्जापुर जिला। ऊपरी गंगा का मैदान, समसई घास। मध्य का मैदान, कांप मिट्टी। ठीक है, सब के सब सामने सामने लिखे हैं, तो पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला है, बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र कौन सा है? तो ज्वार और अरहर हो जाएगा इसका उत्तर, कम पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनाकर एवं कैमूर किन जिलों में पड़ती हैं? मिर्जापुर, सोनभद्र में पड़ती हैं। राज्य के तराई एवं भाबर क्षेत्र का निर्माण किस शैल समूह द्वारा हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्वाटरनी शैल समूह। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? अब क्षेत्रफल की बात से पूछा गया है, तो चौथा स्थान है ना, पता है। निम्नलिखित में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखो ऐसा है, नेपाल से बॉर्डर बनाता है, जैसे ये यूपी है ना, तो इधर नेपाल से बॉर्डर बनाता है, इधर 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 ऐसे करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला इसमें से कौन सा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है, उसका उत्तर आपको देना है, तो हो जाएगा श्रावस्ती। अगला है, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? देखो अभी पूछ रहा था नहीं लगती है, और अभी पूछ रहा है लगती है, ठीक है ना, तो अभी उत्तर देना है आपको। क्या हो जाएगा? नेपाल से लगती है, महाराजगंज की लगती है। अगला है, कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है, मतलब कौन सा एरिया बुंदेलखंड में आता है? महोबा बुंदेलखंड में आता है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है, मतलब टोटल अगर किया जाए तो ये हो जाएगा 7.3% उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं? तो उत्तर प्रदेश से किस देश की सीमाएं मिलती हैं? नेपाल की मिलती हैं, अभी बताया ना आपको, नेपाल से लगता है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? देखो 8 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है। जब ऐसा प्रश्न आएगा तो वो उत्तर 9 ही मानेंगे। देखिए क्या आएगा है मेंस का, और उत्तर क्या माना गया? 9, तो इसका मतलब वो यही मानेंगे। अगला है, जलवायु एवं अपवाह तंत्र। चलिए फटाफट देखते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो अगर उत्तर प्रदेश की जलवायु की बात करें तो समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ग्रीष्म काल में उत्तर प्रदेश में बहने वाली शुष्क पछुआ पवनों को क्या कहा जाता है? लू कहते हैं। उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के मानसून का प्रवेश किस दिशा से होता है? पूर्व तथा दक्षिण पूर्व के मानसून से होता है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा पूर्वी मैदान के तराई क्षेत्र में होती है। राज्य में शीतकाल तथा ग्रीष्म काल में कैसी वर्षा होती है? चक्रवाती और संवहनीय वर्षा होती है। सीधे सीधे प्रश्न है, सीधे सीधे उत्तर है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औसत तापमान कहाँ पाया जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? गोरखपुर में होती है। सबसे कम पूछ ले, मथुरा में होती है, ठीक है ना। वर्षा भूभाग मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 9 में बांटा गया है। शीत ऋतु कब से कब तक आती है? अक्टूबर फरवरी आती है। ग्रीष्म मध्य मार्च से मध्य जून। वर्षा अंतिम सप्ताह से जून के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर तक आती है। उत्तर प्रदेश की अधिकांश मानसूनी वर्षा प्राप्त होती है कैसे? दक्षिण पश्चिम मानसून के बंगाल की खाड़ी शाखा से, ठीक है ना। दक्षिण पश्चिम मानसून के बंगाल की खाड़ी शाखा से उत्तर प्रदेश को वर्षा प्राप्त होती है। फटाफट इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या कह रहा है? शीत ऋतु में राज्य में सबसे कम वर्षा देवरिया और फैजाबाद जिलों में होती है, क्या कहते हैं? सही है? अरे भाई गलत है, गोरखपुर और मथुरा होता है। राज्य में शीत ऋतु में तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर कम होता है, अरे नहीं भाई, तो फिर ये क्या हो जाएगा? दोनों गलत हो जाएंगे, इसके एक भी सही नहीं है। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है? तो सबसे कम रहता है पश्चिमी गंगा मैदान का, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? तो वर्षा सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तराई क्षेत्र में होती है। वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में बांटा गया है? जिसको 2 जलवायु विभागों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? शीतोष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण, उष्ण कटिबंधीय, मानसूनी, गर्म शुष्क या मानसूनी? किसमें बांटा गया है? तो ये हो जाएगी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। पढ़ा था ना अभी, उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस ओर से किस ओर बढ़ता है? तो किस ओर से किस ओर बढ़ता है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है। उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? तो उत्तर प्रदेश में मुख्यतः वर्षा किस मानसून से होती है? उत्तर दीजिए फटाफट। बंगाल की खाड़ी से। प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा गोरखपुर में होती है। सबसे कम कहाँ होती है? मथुरा में होती है, ठीक है। तो आई होप आप सभी ने सारे फटाफट क्वेश्चन कर लिए होंगे। अगली स्लाइड पर चलते हैं।
बात करते हैं अपवाह की, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का अपवाह देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में किस तरह का अपवाह तंत्र पाया जाता है? समांतर अपवाह तंत्र पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियों को उनके उद्गम स्थान के आधार पर 3 भागों के विभाजित किया जा सकता है। वह है, यानी कि नदियां हैं 3 भागों में उद्गम बांट सकते हैं। कौन कौन सा? एक तो हो गया हिमालय से निकलने वाली, गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां और दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियां, ठीक है ना। हिमालय से आने वाली नदियां, गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां और दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियां। गंगा के बारे में कुछ फैक्ट है। भारत की पवित्र नदी को, गंगा को किस और नाम से जाना जाता है? भागीरथी के नाम से जाना जाता है। पीछे से आती है ना भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है ना। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। किन दो नदियों के मिलन के बाद इसे गंगा बोला जाता है? भागीरथी और अलकनंदा के बाद। गंगा को पद्मा, जानवी, सुरसरी, देवनदी, भागीरथी आदि नामों से भी जाना जाता है। फैक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, राइट कर लीजिए कहीं भी। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 2510 किलोमीटर है, ठीक है। वैसे तो गंगा की 25-25 है, यहाँ थोड़ा सा कम लिखी हुई है। आप अगर पेपर में आएगा तो वो इसका आंसर 25-25 ही मानेंगे, ठीक है ना। तो आप 25-25 ही रखिएगा, ठीक, ओके। प्रयागराज में किस नदी के मिलन को त्रिवेणी कहा गया है? गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती अब विलुप्त हो चुकी है। गंगा नदी में अनेक छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं। वह नदियां हैं, बाएं किनारे पर आती है रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती। दाएं से सोन, टोन्स, यमुना, ये सब आती हैं। गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख तीर्थ कौन कौन से हैं? गढ़मुक्तेश्वर है, प्रयाग है, वाराणसी है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो गंगा से आप लगभग परिचित ही हैं। गंगा नदी के किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर बसे हुए हैं? क्लास में कराया गया टॉपिक है, ठीक है ना। फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, कानपुर है, प्रयागराज है, मिर्जापुर है। ऐसे बोलते नहीं है, कहते चलो गंगा नहाए चल के। बोले कहाँ? अगर कोई कन्नौज के निकट रहता है तो कहते चलो कन्नौज चलते हैं। कोई कानपुर में है तो खैर कानपुर में तो नहीं है नहाने के लायक, ठीक है ना। बीओडी समझते ही होंगे आप क्या है, ठीक है ना। तो पॉल्यूटेड है वहाँ पे, लेकिन हाँ ऐसे बोलते हैं ना, चलो फर्रुखाबाद चलते हैं, वहाँ नहा के आ जाते हैं। तो ये सारे वही डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यमुना, यमुना नदी का उद्गम कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में स्थित यमुनोत्री हिमनद से है। यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा। कहते नहीं है चलो ताजमहल घूम कर आते हैं यमुना के किनारे, ठीक। अगला है, यमुना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सर्वप्रथम प्रवेश करती है? सहारनपुर जिले में फैजाबाद नामक ग्राम में प्रवेश करती है, ठीक है ना। यमुना यहाँ से आती है यूपी में। यमुना नदी में कौन सी नदियां मिलती हैं? चंबल और बेतवा के। ये क्वेश्चन आता है जब टॉपिक आता है ना, वहां से तो 2-3 दी होती हैं, वहां से आपको लेना होता है। यमुना नदी की कुल लंबाई है 1376 किलोमीटर। रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कुमायूं हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग में नैनीताल के निकट, ठीक है। अगला है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले के निकट मैदान में उतरती है? तो रामगंगा बिजनौर जिले के कालागढ़ के। रामगंगा नदी कितने किलोमीटर बहने के बाद कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है? 600 किलोमीटर। रामगंगा में कौन सी नदियां मिलती हैं? को नदी मिलती है। ये वो टॉपिक है, देखिए शारदा से प्रश्न बनता है, तो मैं ये कहूंगा कि आप गंगा यमुना को पढ़ने के बाद शारदा पढ़ लीजिए। रामगंगा आप चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। शारदा नदी किस हिमनद से निकलती है? कुमायूं के उत्तर पूर्वी भाग में मिलान नामक हिमनद से निकलती है। शारदा नदी को और किस नाम से जाना जाता है? काली नदी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शारदा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करती है? पीलीभीत। बहुत इंपॉर्टेंट है। घाघरा नदी पर्वतीय व मैदानी क्षेत्र में किस नाम से जानी जाती है? करनाली और घाघरा नाम से जानी जाती है। घाघरा नदी छपरा के निकट किस नदी में मिल जाती है? तो गंगा नदी के में मिल जाती है। गंगा नदी की कुल लंबाई को कितने किलोमीटर है? 1080 किलोमीटर है, ठीक है। राप्ती नदी, राप्ती नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल के लघु हिमालय में धौलागिरी के निकट से निकलती है। राप्ती का बहराइच आप ना याद करना चाहे तो आप ना याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उतना याद करिए जितना याद कर सकते हैं। अगला है, काली या शारदा नदी सीतापुर के बसरा बहरामपुर घाट के निकट पहुंचकर किस नदी में मिल जाती है? तो करनाली शारदा में मिल जाती है, सॉरी घाघरा में मिल जाती है। घाघरा नदी पढ़ लेते हैं। तो घाघरा नदी तिब्बत के पठार में किस हिमनद से निकलती है? माप चाचुंगो हिमनद से निकलती है। अगला है, घाघरा नदी मैदानी भागों में किन दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है? पश्चिमी शाखा करनाली, पूर्वी शाखा शिखा, ठीक है। गोरखपुर के निकट घाघरा नदी में कौन सी नदी आकर मिलती है? तो राप्ती मिलकर आती है। चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? 968 किलोमीटर है। उत्तरी भाग में राप्ती नदी एक मुख्य धारा किस नाम से जानी जाती है? बूढ़ी गंडक के नाम से जानी जाती है, पूछा जा सकता है। उत्तर की ओर राप्ती नदी कौन सी नदी मिलती है? रोहिणी मिलती है। राप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? 640। देखिए उतना याद करिएगा जितना याद कर सकते हैं, ठीक है ना। हर चीज को याद करने की कोशिश मत करिएगा। अगला है, चंबल नदी मध्य प्रदेश में कहाँ मिलती है? मऊ के निकट जाना पाओ पहाड़ी में। चंबल नदी की सहायक नदियां काली, सिंधी, पार्वती, सिस्ता, बनास है। बनास पूछी जाती है पेपर में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी इटावा के निकट किस नदी में मिल जाती है? यमुना। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में, ठीक है ना। जैसे ये इंपॉर्टेंट है वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है सोन नदी का उद्गम कहाँ है, बहुत पूछा जाता है, मतलब बिल्कुल ऐसे समझ लो जो बहुत ज्यादा ही पूछा गया है। सोन नदी का उद्गम कहाँ है, अमरकंटक की पहाड़ियों में, ठीक है ना, सोसाकुंड नामक स्थान पर। सोन नदी की मुख्य सहायक नदी कौन है, रिहंद और कुनहड़। अब बात करते हैं बेतवा, तो बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, भोपाल के दक्षिण पश्चिम से निकलती है, ठीक। किस में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। लंबाई टोटल नहीं याद रख पाएंगे, मत रखिए। गोमती नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो मैदान से आती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सहायक नदी, गोमती की सहायक नदी कौन है, सही। गोमती नदी शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि जिलों में बहती हुई गाजीपुर के पास किस नदी में जाकर मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। सोन नदी किस शहर के निकट गंगा में मिल जाती है, पटना में मिल जाती है। सोन नदी की कुल लंबाई कितनी है, इसकी 784 है। केन की बात करें कहाँ मिलते हैं, कैमूर पहाड़ी में। केन नदी को किस नाम से जाना जाता है, कर्णवती के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ठीक है। किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। सिंध नदी छोड़ सकते हैं। टोंस नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, आप इसे भी कोशिश करके छोड़ ही सकते हैं। टोंस नदी प्रयागराज के पास सिरसा में आती गंगा नदी से मिलती है। देखो ये रही एक लिस्ट, ठीक है ना, ये वाली, ये जो लिस्ट है ये आपको प्रिपेयर करनी है। इसको बिना प्रिपेयर करने पेपर देने मत जाइएगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ से एक प्रश्न मिल जाए आपको, ठीक है। अब मैं इसे आपको पढ़ के नहीं सुनाने वाला हूँ, इसे आप खुद ही पढ़ना है, ठीक है। सब कुछ लिखा हुआ है, इसे फटाफट अपनी कॉपी पे राइट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ 25-10 है, इसे 25-25 कर लीजिएगा। प्रदेश की नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, ये ऑलरेडी मैंने क्लास में टॉपिक आपको कंप्लीट करा रखा है, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ऐड कर दिया है ताकि अगर कोई नया स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है, किसी के पास पहुंचा हुआ है, तो सबसे पहले तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना, थोड़ा सा प्रमोशन कर लेते हैं अपना, और उसके बाद इसको पढ़ ले। झीलों की अगर बात करें तो ये भी मैंने आपको पढ़ाई है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट झीलें हैं, बहुत अच्छा कंटेंट है, ठीक है ना। ये युक्ति पब्लिकेशन की बुक है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ। पहले मैंने सोचा था कि कंटेंट उठाकर पढ़ाया जाए, बट उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, दैट्स वाई मैंने डायरेक्टली कंटेंट उठाया है, ठीक है। तो मैंने सीधा फोटो वहाँ से क्लिक करी है, तो बहुत अच्छा है, अच्छी चीज़ है, काफ़ी बढ़िया बुक है। आप लोग के पास पता नहीं पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, मुझे मिल गई है इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे यही कहूंगा। देखिए ये पूरा पेज जो है रटने वाला है, वैसे तो ये सब कुछ रटने ही वाला है, बट कुछ चीजें हैं जो आपको सुन के याद रह जाएंगी, लेकिन ये जो चीजें लिखी हुई है ना यहाँ पर, ये सारी चीजें आपको करनी है, ठीक। अगला है कुछ क्वेश्चन। सो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो नदियां आती हैं उनमें से कौन सी जो हिमालय से नहीं आती हैं। तो गोमती, रामगंगा, बेतवा और शारदा। देखो गोमती तो पीलीभीत में आती है, तो ये हिमालय से तो नहीं आती है, और दूसरी है बेतवा, तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। निचली गंगा नहर, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, कहाँ पर है ये पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा नसौरा में। निम्नलिखित में से कौन नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है, तो उत्तर प्रदेश में नहीं बहती, बहुत आसान सा है क्योंकि झेलम दे दिया है। निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने तट पर नहीं है, अभी दाहिना बायां पढ़कर आए थे ना, तो वाराणसी नहीं है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थलों के जोड़ों में से कौन सा गलत है, गंगा, गोमुख, हिमानी सही है, यमुना, यमुनोत्री, शारदा, कोडियाला, घाघरा, मार्चा, चुंग, तो आपको पता है ना शारदा कोडियाला नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर आकर मिलने वाली नदियों के नाम बताइए। कह रहा उत्तर प्रदेश में आकर कौन कौन से मिलते हैं, गोमती, गंडक, कोसी, रामगंगा, यमुना, गोमती, बस यही सही है, बी वाला ऑप्शन। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा की लंबाई कितनी, देखो यहाँ 25-10 दे रखा है, लेकिन आपको 25-25 याद रखना है, पेपर में वही मिलेगा, नहीं मिलता है तो 25-10 सही है, उसमें गलत जैसी कोई बात ही नहीं है। अगला, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा से मिल जाती है, तो ये गाजीपुर में मिलती है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी हुई है, तो हो जाएगा अलकनंदा और भागीरथी। गंगा और यमुना नदी का संगम उत्तर प्रदेश के किस नगर में होता है, आपको पता है प्रयागराज में होता है। निम्नलिखित में से कौन से नगर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो गंगा नदी के किनारे स्थित कौन सा नहीं है, लखनऊ नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि लखनऊ गोमती पर है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी यमुना की लंबाई कितनी है, 1376 किलोमीटर है भैया। उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे की अगर बात करते हैं तो मथुरा, आगरा, इटावा ये सब हैं, अयोध्या सरयू के किनारे है भैया। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी रामगंगा की लंबाई, देखो इन्होंने सारी बताई है इसलिए आपसे सारी पूछ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित शारदा नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं, बहुत सारे नदी थे, बहुत सारे नाम थे ना इसके भी, क्या था, काली था, काली नदी था, सरयू था, पूर्वी रामगंगा था।
अगला, हिमालय में कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे कौन सा स्थित है? लखनऊ, अभी आपको बताया था ना पीछे। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान के निकट यमुना नदी में आकर मिल जाती है? तो ये हमीरपुर में आके मिल जाती है। केन नदी उत्तर प्रदेश में किस नदी में आकर मिल जाती है? तो केन यमुना में मिल जाती है, यमुना की सहायक है। गंडक नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? मोस्टोंग हिमनत है, इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे है? बहुत फेमस, बहुत आता है, सरयू। उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर किस नदी के तट पर किस नदी के किनारे स्थित है? ये गंगा के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित है डांडाडारी झील का निर्माण कैसे हुआ है? इसका हुआ है भूकंप की दरार से। ठीक है, अगला है, हिंगवा झील उत्तर प्रदेश किस नगर में स्थित है? वाराणसी में। गंगा नदी के किनारे किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ के घोषित किया गया? प्रयागराज से हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया हुआ था, नाम बदल गया तो प्रयागराज हो गया। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है? तो गंगा को दिया गया है। किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? अब इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, इसका उत्तर भैया आप देंगे, मैं इसे कर रहा हूँ मार्क। जाइए कमेंट सेक्शन में लिखिए 26 नंबर क्वेश्चन, उसका आंसर राइट करिए। निम्नलिखित में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका चरण के लिए प्रसिद्ध है? चंबल, ठीक है ना, यमुना भी है। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फुलहर आपको पता है उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से कौन सी निकलती है? यहाँ से पीलीभीत, फुलहर झील पीलीभीत में है, जहां से गोमती निकलती है। गंडक नदी का संगम स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा हाजीपुर। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा से आके मिलती है? गाजीपुर में मिलती है। रुकुमकोट के निकट में कौन सी नदी निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा राप्ती। ठीक है ना, 32 मिलाने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे गोमती सही है, टोन्स बेलन है, सोन कुनहर है, चंबल पर्वत, ये सब सही है, तो पहला ऑप्शन सही है। कौन सी नदी ब्रह्म घाट नामक स्थान पर करनाली नदी से आकर मिल जाती है? शारदा मिलती है। कौन सी नदी यमुना की सहायक नहीं है? सहायक नदी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, कल्याणी। सो फ्रेंड्स, कंप्लीट होता है वीडियो, और आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको तैयार हो गए होंगे। नहीं तैयार हुए हैं तो वीडियो को फिर से डबल स्पीड पर लगाइए और फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। तो अगर यहाँ तक आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जल्दी आपको दूसरा वीडियो भी मिल जाएगा इसका। कोशिश करेंगे एक वीडियो में सारा कंप्लीट करा दें, 1.5 घंटे का वीडियो बनाकर, उसके बाद सुपर टेट का कोर्स कंटिन्यू कर सके। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।